तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ के लिए। साथियों इसमें कुल 5 प्रैक्टिस सेट है। इस पांचों प्रैक्टिस सेट में से दोस्तों पहली वाली प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम इसी सीरीज का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं साथियों। बहुत बढ़िया सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें 2 खंड में विभाजित है, सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी। तो सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन को हम लोग निपटाएंगे। तो साथियों इसमें जो खास बात है, पहली वाली प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं वो वाले प्रश्न उसमें शामिल किए गए थे। ये दूसरा वाला जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसमें खास बात ये है, ये ज्यादातर करंट से रिलेटेड है। विभिन्न सूचकांक, विभिन्न रिपोर्ट्स और विभिन्न तरह खेल परिदृश्य, आर्थिक और जो है बजट, इन सब से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्चुअल प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग आजकल एग्जाम में देखते होंगे जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है इसमें क्वेश्चन पूछने का, उस तरह से हम कह सकते हैं एक तरह का ये शेडो पेपर है। आपके पूरे सिलेबस, आपके पूरे टॉपिक को टच कराते हुए आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। आप अगर इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे तो आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते कहां से है, ये चीजें आपके दिमाग में ये चीजें स्ट्राइक कर जाएगी। तो चलें दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सामान्य अध्ययन वाले दूसरे प्रैक्टिस सेट का। साथियों अगर हम लोग अब पहले वाले प्रश्न को देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 में जो मिला है उसके संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट देकर कह रहे हैं कि सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, आपको मालूम है साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरिया की हांगकांग को मिला है, एक महिला है। तो नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है। यस दोस्तों यही लेखिका है। और इनका दोस्तों जिस लेख के लिए इनको मिला है उसका नाम है इंटेंसिव पोइट प्रोज, यानी गहन काव्यात्मक गद्य। तो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। यहाँ व्हाइट बुक दे दिया है जो कि गलत है, व्हाइट बुक इन्हीं की रचना है लेकिन इसके लिए नहीं मिला है, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको मिला है। तो दूसरा वाला यहाँ पर ये गलत हो जाएगा जो इसमें लिखा है। तो आपका जो सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा, केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा, आगे चले दोस्तों। अगर हम लोग देखें ये दूसरा वाले में बहुत अच्छा करंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको दे दिया है केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना, इसके संदर्भ में कुछ आपको कथन दे दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। पहला आप अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे साथियों तो कह रहे हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के महोबा में किया, जो कि गलत बात है दोस्तों। महोबा में नहीं, मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया था मोदी जी। हम लोग दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर देखें तो कह रहे हैं यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी एनपीपी के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। जी ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना क्या है, एक जल प्रबंधन की योजना है। कहीं अगर सूखा है तो उसको मैनेज करना, कहीं बाढ़ आ रही है तो उसको मैनेज करना, नदियों को जोड़ना, अधिक जल वाली नदियों को कम जल वालों में पहुंचाना, सूखा वाले क्षेत्रों में सिंचाई का प्रबंधन करना, यही सब काम होता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का। तो ये दूसरा वाला आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, सोलर विलेज, यानी भारत का पहला सीमावर्ती यानी किसी देश से सीमा से आजा करता हो और वह सोलर विलेज घोषित किया गया हो, वो कौन सा है। तो दोस्तों गुजरात के आप लोग देखेंगे पाकिस्तान से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर गुजरात में दोस्तों एक गांव है मसाली। तो मसाली दोस्तों में ही यही जो है, इसे पूरा यहाँ का जो मतलब बिजली की खपत होती है पूरा का पूरा सोलर से वो मतलब मैनेज हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, गुजरात का मसाली गांव। तो यस, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। साथियों अब हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा खेल से रिलेटेड प्रश्न। चौथे प्रश्न को आपको कथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। कथन दे दिया है, कारण दे दिए गए हैं, कह रहे हैं भैया इसका सही विकल्प चुनिए कौन सा है। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने पैरालंपिक इतिहास का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 29 पदक जीते। जी दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये आपका। क्योंकि दोस्तों भारत ने अब तक के अपने इतिहास का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है पैरालंपिक में, 29 पदक जीतकर, जिसमें 7 आपके गोल्ड जीते हैं, 9 आपके सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रोंज यानी कांस्य जीते हैं। तो दोस्तों ये 29 पदक जीतकर अब तक का सबसे इतिहास का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। इसका कारण क्या कह रहे हैं, कारण कह रहे हैं भारत ने पहली बार पैरालंपिक में पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग
और ब्लाइंड जूडो में भाग लिया, जिससे पदक तालिका में वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये बात आंशिक रूप से सही है कि भारत ने पहली बार पैरा साइकिलिंग और पैरा रोइंग और जूडो में भाग लिया, लेकिन भाग लेने की वजह से तालिका में वृद्धि नहीं हुई। तालिका में वृद्धि खिलाड़ियों का अपना परफॉर्मेंस, उनकी क्षमता, उनके हुनर की वजह से वृद्धि हुई। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई, लेकिन हम कह सकते हैं आर तो आर अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, एक का कारण नहीं स्पष्ट कर पा रहा है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन कारण ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आपका उत्तर जो डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्रोनोलॉजी से प्रश्न है, आपको 4 दिवस दे दिए गए हैं और बता रहे हैं कि इस दिवस को पढ़कर बताइए सही हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन में चुनना है। तो क्रोनोलॉजी में सेट करिए, जो सेट आपका बन रहा है वही ऑप्शन में बताना है। तो पहले दिए हैं दोस्तों विश्व संस्कृत दिवस। आप लोग जानते हैं विश्व संस्कृत दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। पहला जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों 2023 को मनाया गया था, जब चंद्रयान 3 लैंड किया था। तो 23 अगस्त को ये कब हुआ था? ये 23 अगस्त को हुआ था, इसको आप लोग जान गए। और यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दोस्तों ये सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग को ये चीज तो पता लग गया होगा, सब अगस्त में है, और ये तीसरा वाला विश्व पर्यटन दिवस ये सितंबर में होता है। तो 3 वाला सबसे अंत में होना चाहिए। सबसे अंत में 3 कहाँ है? तो सी वाले में है। आपको अगर ये मालूम होगा तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पर ये विश्व संस्कृत दिवस 29 अगस्त, 19 अगस्त, उसके बाद दूसरा 23 अगस्त, 29 अगस्त, फिर ये सितंबर। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों 6वें वाले में, तो दोस्तों अमेरिका में एक पत्रिका है, मैगजीन है, जिसका नाम है टाइम। तो टाइम मैगजीन दोस्तों उस व्यक्ति का नाम छापती है पर्सन ऑफ ईयर के रूप में, जिन्होंने अपने पॉजिटिव या नेगेटिव कार्यों से पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभाव जमाया हो, चर्चा में रहा हो, तो उसका नाम देती है। तो मैगजीन टाइम मैगजीन ने 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। यस, आप लोग जानते हैं पूरे विश्व में खलबली मचा कर रखा है ये आदमी। तो ये आपका सी हो जाएगा, आपको इसे याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगर देखें 7वें वाले प्रश्न में, तो यहाँ भी दोस्तों एक क्रोनोलॉजिकल प्रश्न दे दिया है, कुछ निधन देकर, कुछ व्यक्तियों, चर्चित व्यक्तियों को निधन देकर उनका कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। तो वही बताइए। तो दोस्तों इन सब को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके पास कोई जानकारी मान लीजिए नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हर चीज जानकारी के आधार पर नहीं तय होती है, कुछ दिमाग लगाने से भी होता है। तो प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन आप लोग जानते हैं, हमें बड़े अच्छे से याद है। उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरुआती दौर था 2022 विधानसभा का, तो 2022 में इनका निधन हुआ था, 2022 में। ये चीज इतना हमें याद है। और उद्योगपति टाटा, रतन टाटा का जो निधन हुआ दोस्तों 2024 में हुआ, आप लोग जानते हैं, कौन भूल सकता है, अक्टूबर 2024 में इनका निधन हुआ था। प्रसिद्ध तमिल अभिनेता निर्देशक मनोबाला का निधन दोस्तों जो हुआ था, ये हुआ दोस्तों, ये भी 2023 में हुआ था। यस, ये 2023 में हुआ, तो ये 2023 में। और प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट काक का जो निधन हुआ दोस्तों, ये 2025 में भी हाल ही में हुआ। तो इतना तो आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इतना दोस्तों अब आप लोग समझ गए, तो आपको कौन सा यहां पर देखने में लग रहा है? पहला, तीसरा, तो 2022 हो गया पहले, फिर ये तीसरा हो जाएगा 2023, फिर 2024 दूसरा, फिर चौथा, ये वाला हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ गए आप लोग। आगे चले अगर हम लोग देखें 8वें वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो दोस्तों गोरखपुर में, बाबा नगरी में। तो वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर में। बहुत अच्छा। इसको अगर पूछ लेगा उद्घाटन कौन किया था दोस्तों, तो वही जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, वही गए थे इसका उद्घाटन करने। आगे अगर हम लोग देखें ये 9वें वाले में, तो ये भी कथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न है एक आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो आपको कथन दे दिए हैं, कारण दे दिए, कह रहे हैं बताइए कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। तो पहला कह रहे हैं PSLV C-16 स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के बीच डॉकिंग का प्रदर्शन करना था। जी बिल्कुल, कथन आपका बिल्कुल सही है। स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित उपग्रहों में से SDX-01 को चेजर, SDX-01 को चेजर और SDX-02 को टारगेट के रूप में नामित किया है। जी बिल्कुल, आपका ये भी सही है।
और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका उत्तर जो होगा दोस्तों 9वें का जो आंसर होना चाहिए वो बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10वें में आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा करंट से रिलेटेड प्रश्न है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में आपको दो कथन दे दिए गए हैं। इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनकी पोषण स्तर में सुधार करने के लिए योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को ये शुरू किया गया था। साथियों अगर यहाँ हम पहला स्टेटमेंट को अगर पढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि यह योजना केवल पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों पहली संतान अगर किसी महिला को होता है तो उसे 5,000 रुपए 2 किस्तों में दिया जाता है। एक जो है 7वें 8वें महीने के प्रेगनेंसी के समय और एक जो है प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद दिया जाता है। और दूसरी संतान को दोस्तों तभी दिया जाता है जब केवल लड़की पैदा हो, लड़का पैदा होता है तो नहीं दिया जाता है, यह कंडीशन है। तो यहाँ जो केवल लगा दिए हैं तो ये यहाँ पर दोस्तों ये बात गलत हो गई। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि दूसरे में भी मिलता है थोड़ा सा कंडीशन देकर। यह योजना के तहत करें 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में मिलती है दोस्तों, 2 किस्तों मिलती है। अभी मैंने बताया प्रेगनेंसी के एक डिलीवरी के पहले या और एक उसके बाद। तो ये भी वाला आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो 10वें का जो दोस्तों आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, न तो 1 न ही 2। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 11वें में। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है आपसे 11वें में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 दोस्तों कहाँ हुआ? यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। हाँ ये बात तो सही है। भागीदार राज्य कौन है दोस्तों? ओडिशा भागीदार राज्य है, ये भी बात सही है। आयोजन कब हुआ? 28 नवंबर से 5 सितंबर के बीच हुआ, ये भी सही है। दोस्तों ऑप्शन सी जो दिया है भागीदार देश नेपाल, यही गलत है और यही आपका आंसर होगा क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। भागीदार देश नेपाल नहीं दोस्तों बल्कि तंजानिया था। तंजानिया आप लोग जानते हैं पूर्वी अफ्रीका का एक हिंद महासागर से सटा हुआ देश है तंजानिया। तो वही इसका भागीदार देश था। तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल की जगह तंजानिया होना चाहिए था। आगे देखें अगर हम लोग ये 12वें में, तो बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश करंट से रिलेटेड प्रश्न है। सेमिकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को सही उत्तर दीजिए जो है। तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2024 एक कानून पारित किया और एक प्रोग्राम किया सेमिकॉन इंडिया 2024। ये कहाँ किया? मेरठ में। तो यह आयोजन नोएडा में, यह आयोजन ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 दिसंबर के बीच 2024 के मध्य हुआ और इसका केंद्रीय विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यानी सेमीकंडक्टर फ्यूचर को शेप देना था। तो यस ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही। दूसरा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू किया। ये बात मैंने शुरुआत में ही आपको बताई। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा, एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी से हम कह सकते हैं रिलेटेड प्रश्न है। कह रहे हैं कौन सा धरड़ी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट के बारे में सही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों ये धरड़ी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटाबेस क्या होता है? जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है 3 महीने से 6 महीने के बीच, उसका दोस्तों यह एक तरह से इमेजिंग किया जाता है, जैसे एमआरआई किया जाता है। एमआरआई के सिद्धांत पर यह बनाया गया है कि बच्चे का मस्तिष्क अच्छा है, पागल तो नहीं है, मंदबुद्धि का तो नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास अच्छे से नहीं हुआ, एक तरह से उसका इमेजिंग करता है। तो ये इसी के बारे में है। तो धारणी डेटा सेट आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केंद्र द्वारा तैयार किया गया। ये बात सही है अपनी जगह पर। यह डेटा सेट विश्व का पहला मानव भ्रूण मस्तिष्क का उच्च विभेदन क्षमता वाला 3D छवि संग्रह है। यही सही है, मैंने बताया छवि एक तरह का तैयार करता है। और कह रहे हैं 5132 मस्तिष्क खंडों को डिजिटल रूप से कैप्चर किया गया और यह ओपन सोर्स पोर्टल पर उपलब्ध है। यस ये भी बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोस्तों कह रहे हैं कौन गलत है? तो गलत दोस्तों ये डी वाला है, यही आपका आंसर होगा क्योंकि यह गर्भावस्था की पहली तिमाही में नहीं होता। मैंने पहले बताया दूसरी तिमाही में होता है 3 महीने से 6 महीने के बीच। तो यह भ्रूण जो है पहली तिमाही के मानव भ्रूण पर आधारित नहीं है बल्कि दूसरी तिमाही पर है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
आगे अगर हम लोग चले 14 वाले में देखते हैं तो कह रहे हैं विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए हमारा कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों भारत ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसे आकर अगर आपसे पूछ लेगा विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे किसने घोषित किया, तो संयुक्त राष्ट्र आप बता दीजिएगा, यूएन। लेकिन भारत ने इसमें बड़ा सहयोग दिया, भारत की बड़ी भूमिका रही इसको संयुक्त दिवस घोषित करवाने में। तो यही कह रहे हैं भारत ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यस, 21 दिसंबर को ही विश्व ध्यान दिवस अब मनाया जाएगा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो भारत ने बड़ी भूमिका निभाई इसमें। दूसरा कह रहे हैं प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2023 को मनाया गया। नहीं मेरे भाई, 2024 को मनाया गया है। तो ये बात याद रखना, दूसरा आपका गलत हो गया, तो यहाँ 2024 होना चाहिए था। तो आपका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, केवल एक। 14 का केवल एक हुआ। आगे अगर हम 15 वाले को देखें तो 15वें में आपसे जो पूछा जा रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाली जो आई है उसके संदर्भ में आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं और कारण दे दिया गया है। तो कथन कारण आपको बताना है कौन सा आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों अगर हम पहला वाला देखें तो कह रहे हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। यस, जारी की गई इसी दिन को, और यह अक्टूबर दिसंबर 2024 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। यस, ये जो डेटा आया है 2023 तक के वाला, 2024 में जो भी रिलीज हुआ है, यह अक्टूबर दिसंबर 2021 के बीच उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है इसको कैप्चर करते हैं, तो उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। अब दोस्तों बात आती है यह अक्टूबर दिसंबर के बीच ही क्यों होता है, क्योंकि इस बीच बादल नहीं होता है और आसानी से वो इमेज जो है कैप्चरिंग किया जाता है। तो यही बात लिखे यहाँ इसके कारण में, अक्टूबर दिसंबर का समय भारत में वनावरण मानचित्रण के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इस दौरान मेघ मुक्त आकाशीय स्थिति रहती है, यानी बादल मुक्त आकाश रहता है। तो इसीलिए यह जो इमेज कैप्चरिंग में बहुत ही मतलब समस्या नहीं आती है। तो आपका ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कारण को। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वें में आपको कथन और कारण से रिलेटेड करंट से जोड़कर आपको प्रश्न पूछा है। आपको कथन दे दिया, कारण दे दिया और बताइए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगर हम कथन को पढ़ें तो कह रहे हैं तमिलनाडु लौह युग की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बनकर उभरा है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों अभी तमिलनाडु में दोस्तों अब तक माना जा रहा था वहां 2000 साल पहले लोहे का प्रयोग हुआ था, लेकिन दोस्तों अभी तमिलनाडु के तमिलनाडु का एक जिला है तूतुकुड़ी में दोस्तों कुछ लोहे के साक्ष्य वहां पर पाए गए हैं, जिससे ये पता लगाया जा रहा है कि लगभग 3500 साल पहले वहां लोहे का प्रयोग होता था। तो ये बात यहाँ पर सही है। तो कारण करें तूतुकुड़ी जिले के शिवगलई स्थल से प्राप्त रेडियो कार्बन साक्ष्यों से प्रमाणित हुआ कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हो गई थी। यस, यही बात इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आपका आंसर ए हो जाएगा, यही सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 17 बहुत ही अच्छा करंट से रिलेटेड प्रश्न है। आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं, कथन देकर पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। जी बिल्कुल नीले रंग का है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का चित्र छपा है और उसके आगे संविधान का फोटो छपा है खुली किताब के रूप में, तो जिसमें न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। हाँ, चित्रित किया तो गया है बिल्कुल। दूसरा कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में भवन के ऊपर अशोक स्तंभ तथा नीचे संस्कृत में श्लोक सत्यमेव जयते अंकित है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते अंकित नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत है। उसमें जो लिखा है संस्कृत में लिखा है यतो धर्मस्तो जयः, यतो धर्मस्तो जयः लिखा है, सत्यमेव जयते नहीं लिखा है, जिसका मतलब ये होता है कि जहां धर्म है वहां विजय है। तो ये दूसरा गलत हो गया। आपका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, केवल ए। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 18 वाले में तो कह रहे हैं एक पुस्तक है एक समुंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, कोई व्यक्ति अगर इस बात कह रहा है कि एक समंदर मेरे अंदर, तो उसके अंदर बहुत जोश होगा तभी ये बात कह सकता है। तो आप लोग समझ जाइए, संजीव जोशी। ऑप्शन डी आपका यही आंसर हो जाएगा। संजीव जोशी आप लोग जानते हैं ब्रह्मोस एयर स्पेस के ये डिप्टी सीईओ हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 19 वाले में, तो 19 वाले में कह रहे हैं
एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको 4 नाम दिए हैं, टोक्यो, बीजिंग, सिंगापुर, नई दिल्ली। तो दोस्तों ये जो हुआ है एशिया स्वच्छ शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में हुआ, 22-24 अक्टूबर के आसपास ये हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग दोस्तों 20वें वाले को देखें तो मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ आपको योजनाएं दी गई हैं और उनका वर्ष है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़े ही अच्छे से आप लोग ऐसे प्रश्नों को क्रैक कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन भूल सकता है, 28 सितंबर 2014। तो इसको कौन भूल सकता है भाई, बच्चा बच्चा को याद होगा ये। तो ए वाला 4 पे गया, ए वाला 4 पे गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे जरा देखें हम लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है दोस्तों, ये 2015 में आया था। यस, ये 2015 में आया था, तो ये 2 पर आ जाएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों 2016 में आई थी, तो ये यहाँ हो जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, आप लोग जानते हैं योगी सरकार सत्ता में आते ही इसको किया था कि जो गरीब है, महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको बिना खर्चे में शादी हो जाए सरकार की तरफ से, तो उसके लिए आया था। तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन रहा है जरा देखते हैं। ए वाला 4 पे गया, 4 वाला 1 पर आया, तो यही आपका सी वाला बन रहा है। बहुत अच्छा। आगे जरा हम लोग देखते हैं 21 वाले में। तो 21 वाले में दोस्तों बहुत अच्छा, करंट से रिलेटेड आपको एक तरह का प्रश्न दे दिया गया है। तो यहाँ इसमें आपसे कह रहे हैं कि ये कथन दे दिए गए स्टेटमेंट और कारण आर। बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को, अभी दोस्तों जानते हैं मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना जो है दोस्तों आया था मोदी सरकार के द्वारा। तो मृदाओं की मिट्टी, जो मिट्टी होती थी खेत की, उसकी जांच करना, जिससे यह पता चले कि उस मिट्टी में क्या कमी है, क्या उसमें मिट्टी में क्या भरपूर मात्रा, कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा नहीं है, कौन सी हमें उर्वरक प्रयोग करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसके बारे में। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को भूमि की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करना और उर्वरकों का अनावश्यक प्रयोग को रोकना है। यस, यही बात मैंने अभी आपको बताया, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा वाला है, यह योजना किसानों को सब्सिडी पर उर्वरक प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। जी बिल्कुल गलत दोस्तों, मैंने पहले बताया उनकी मिट्टी की जांच करने की एक योजना थी, जिससे वह अपना उर्वरक का प्रयोग तय कर सकें कि हमारी मिट्टी में क्या कमी है और हमें कौन सा उर्वरक प्रयोग करना है और कितना करना है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। जो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ए सही है और आर गलत है, डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 22 वाले को देखें तो 22 वाले में दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत अच्छा डायरेक्ट परिभाषा पर ही आधारित प्रश्न आपको पूछ लिया गया है। कुछ कथन देकर दोनों कर रहे हैं, कथनों को उत्तर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति में दोस्तों जानते हैं मुद्रास्फीति 2 होती है। तो 2 होती है मुद्रास्फीति, एक दोस्तों हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है और एक कोर मुद्रास्फीति होती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों, उसमें खाद्य पदार्थों और ऊर्जा जैसे डीजल पेट्रोल के कीमतों में भी उसमें शामिल होता है। लेकिन कोर मुद्रास्फीति में केवल खाद्य पदार्थ और जैसे जो फ्यूल होते हैं, ऊर्जा होते हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो यही बात यहाँ लिखा है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों में परिवर्तन शामिल होता है। यस, आप लोग जानते हैं मुद्रास्फीति का मतलब होता है चीजों के जब महंगाई में, वस्तुओं और सेवाओं के दाम में जब महंगाई बढ़ने लगती है तो उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ये दूसरा में कह रहे हैं कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति से अलग होती है, क्योंकि इसमें अस्थिर वस्तुएं जैसे खाद्य और ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है। यही चीज मैंने अभी यहाँ बताया, तो दोनों सही हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यस। आगे जरा हम लोग देखते हैं दोस्तों 22 वाले में 23 में। तो कह रहे हैं कि आरबीआई किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाकर बाजार में धन आपूर्ति को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं आरबीआई एक ऐसा मतलब चाबी है कि जो जब चाहे घुमा दे, मार्केट में खूब सारा पैसा आ जाए, जब चाहे वो चाबी जो है निकाल ले, मार्केट से पैसा चला जाए। तो आप लोग जानते हैं रेपो दर में जो है वृद्धि करके, रेपो दर में वो रेगुलेट करके रेपो दर बढ़ा दे घटा दे, इसकी वजह से भी जो है मौद्रिक नीति को मतलब बाजार में धन आपूर्ति को कंट्रोल करती है। सरकारी बॉन्ड खरीद ले, लोगों के पास कह दे भैया पैसा दो हमें, हम आपको इतने समय बाद इतना ब्याज के रूप में देंगे, तो लोग दे देंगे, लोगों का पैसा नहीं होगा। तो इस तरह से बैंक दर में कटौती करके, तो 1, 3, 4 ये सब दोस्तों इन्हीं तीनों से
बाजार में धन आपूर्ति को नियंत्रित करती है आरबीआई। जबकि ये सीआरआर दोस्तों ये क्या होता है, ये बैंक के पास जितनी जमा होता है उसका एक रेशियो अपने पास रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो दोस्तों इससे रेगुलेशन नहीं होता है, बाकी सबसे होता है। तो याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा 1 3 4 हो जाएगा। अगले पेज पर हम देखें क्या दिया है, 1 3 4 कहाँ है भाई, तो 1 3 4 आपका डी में दिया है, ऑप्शन डी, बहुत अच्छा। 24 में अगर हम लोग देखें यहाँ 24 वाले में, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कथन कारण है, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन को पढ़ें तो कह रहे हैं कि हमें सही उत्तर देना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 67% भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। यस दोस्तों, इसीलिए पूरे विश्व को लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि भारतीयों में 70% लगभग ऐसे हैं जो सरकार के दिए हुए अनाज पर जीते हैं। तो यस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है दोस्तों, यह कांग्रेस सरकार में 2013 में शुरू किया गया था। जो आपको अनाज मिलता है इसी योजना के तहत वो मिलता है। तो यह अधिनियम 67% भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। इसे याद रखिए, ये सही है। क्यों? यह अधिनियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध सुनिश्चित करता है। यस, दोनों सही है आपका, और ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जो आपका आंसर बन रहा है दोस्तों 24 वाले का, जो आपका आंसर हो जाएगा यही ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, अपने आप ये क्रैक हो जाएगा। सूची 1 दिया है परिभाषा कुछ नाम, और सूची 2 में उसका एक तरह का अर्थ है, उसका मतलब निकाल के आपको मिला देना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बड़े ही अच्छे से, विनिवेश जो कहा जाता है, सरकार ने ये बेच दिया वो बेच दिया, तो सरकार विनिवेश जो सरकार बेचती है उसको अच्छे भाषा में विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश सरकार क्यों करती है कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाए, वो चीज घाटा में चल रही है तो उसको सुधार में लाए। तो ये वाला यहाँ चला आएगा, जो आप जानते हो उसको सबसे पहले उसी को मिला दो। और संरचनात्मक समायोजन जो करती है सरकार औद्योगिक विनियंत्रण के बारे में, तो संरचनात्मक समायोजन जो होता है औद्योगिक विनियंत्रण के लिए होता है। ये आप लोग तो समझ गए बड़े ही अच्छे से। और दोस्तों स्थिरीकरण जो होता है, स्थिरीकरण मतलब ये क्या होता है कि जैसे आप भुगतान संतुलन को बना कर रखिए जो है, तो ये आपका यहाँ पर मतलब स्थिरीकरण का मतलब राजकोषीय घाटा, जो मतलब राजकोषीय समायोजन है, आपका फंड है, उसको मैनेज करके रखिए। तो ये वाला यहाँ चला आएगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण से भुगतान संतुलन, तो ये यहाँ पर चला आएगा। तो आपका कौन सा बन रहा है, ए वाला 4 पे गया, 2 वाला, बी वाला 2 पर गया, सी वाला 1 पर गया, और आपका डी वाला 3 पर गया। तो यस, यही सी वाला आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 26 वाले में, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए और बताइए आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में द्वितीय हरित क्रांति के लिए ज्ञान पहल पर जोर दिया है। यस, भारत और अमेरिका ने द्वितीय हरित क्रांति के लिए ज्ञान पहल पर जोर दिया है, ये बात बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा अगर पढ़ें तो इस पहल में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्राथमिकता मिला है। तो दोस्तों इसमें नहीं, विदेशी विनिवेश को प्राथमिकता नहीं मिला है, यह केवल दोनों देशों की टेक्नोलॉजी का संयोजन किया गया है। तो ये बात यहाँ गलत हो गई। तो आपका जो आंसर है दोस्तों यह आपका हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 27 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे हम लोग एग्जिम कहते हैं शॉर्टकट में, तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी साख और विनिवेश निगम, यानी जिसे हम लोग कहते हैं आईसीआईसीआई, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जो कि गलत है, 1955 में हुई थी ये। तो 1964 में इडबी की स्थापना हुई थी। इडबी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपका ये वाला तो गलत हो गया, केवल पहला सही है। तो 27 का अगर हम देखें ऑप्शन, तो क्या है भाई, केवल पहला कहाँ है, तो केवल पहला यहाँ है, ये वाला सही है। आप अगर हम लोग 28 वाले को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो आप लोग जानते हैं 121 करोड़ थी। तो जिसको हम बिलियन बदल देंगे 1.21 बिलियन, लेकिन वर्तमान में जो दोस्तों है 146 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो जनसंख्या कोष के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये बताया गया 146 करोड़,
जो कि चीन से आगे निकल गई है। चीन का 141 करोड़ है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 29 भी आपके जनगणना 2011 से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगा कर करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बस। तो 2011 के जनगणना के अनुसार आपको कुछ राज्यों का नाम दिया है, आपको बताना है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ाया, फिर उससे अधिक कौन बढ़ाया, फिर उससे अधिक कौन बढ़ाया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें मैनेज करना है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, नागा दो को याद रखिए, आपका काम बन जाएगा, मेघालय और नागालैंड को। मेघालय ऐसा है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का राज्य जो अपनी लगभग 27.5% 10 की जनसंख्या वृद्धि कर लिया था, 27.5% बढ़ा लिया था। इसको ट्रिक याद करने के लिए कर लीजिए, मेघालय। तो मेघ और आलय जुड़ा है, आलय का मतलब घर होता है, और कोई व्यक्ति हमेशा आलय में यानी घर में ही रहेगा तो जनसंख्या ही बढ़ाएगा ना। तो इसके आप कर लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा, लगभग 27.5%। और नागालैंड ऐसा था जो 0.6 -0.6% अपना जनसंख्या कम कर लिया था, यानी कह सकते हैं 0.6%, यानी आधा प्रतिशत कम कर लिया था। तो सबसे पहले यानी असेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले नागालैंड आएगा, नागालैंड, और सबसे अंत में कौन आएगा, मेघालय आएगा। तो ये मेघालय हुआ। उत्तर प्रदेश अपना लगभग 20% जनसंख्या बढ़ाया था, और ये बिहार लगभग ये 25% जनसंख्या बढ़ाया था 10 की वाले में। तो यह आपका यहाँ सब क्लियर हो गया। आगे अगर हम लोग चलें तो हमारा आंसर यही मिला जनगणना 2011 के संदर्भ में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों 73% लगभग थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये 73%। अगर दोस्तों इसी में अगर थोड़ा सा आपको मिर्च मसाला डालकर घुमा दे कि भैया बता दो, ये पुरुषों की थी, पुरुषों का लगभग 81% था, यानी 80.9% ये मेल का था। और फीमेल का दोस्तों कितना था? फीमेल का दोस्तों आप लोग इससे बहुत कम होगा और लोग वहाँ समझ जाएंगे, यह लगभग 64% था। तो इतना याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, घुमाएगा कहीं से तो आप घूमेंगे नहीं। तो आपका आंसर सी हुआ। आगे अगर हम लोग देखें, मैचिंग वाला प्रश्न यहाँ फिर दे दिया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे यहाँ आरबीआई का क्या मतलब, आपको सूची दे दिया है, सूची 1, सूची 2। अब दोस्तों आरबीआई है पहले, तो आप आरबीआई का क्या काम होता है? तो आरबीआई का काम यही होता है दोस्तों, मौद्रिक नीति को रेगुलेट करना। यस, इसका काम तो यही है, मौद्रिक नीति बनाना ये है। और नाबार्ड क्या है दोस्तों? कृषि और ग्रामीण विकास को फाइनेंस उपलब्ध कराना, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, ये होता है। भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्यिक बैंक जानते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो है सबसे बड़ी बैंक है, वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान कराना। और एग्जिम बैंक अभी मैंने बात किया था, आयात निर्यात बैंक, सब सीधे सीधे मिले हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 33 वाले में, तो वही दोस्तों इसमें सूची 1 और सूची 2 दे दिए गए हैं। एक तरह योजना और कार्यक्रम है, दूसरी तरफ उसकी लॉन्च तिथि है। देखते हैं भाई कहाँ है, तो बड़े ही आसानी से हम लोग इसको फोड़ेंगे। तो एक तरफ हम लोग देखें, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कौन भूल सकता है, 28 अगस्त 2014 को, ये वाला हो जाएगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये दोस्तों एक तरह का दोस्तों ये किफ़ायती बीमा है, 9 मई 2015 को ये शुरू हुआ था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो आई थी दोस्तों, मुद्रा योजना जो आई थी, यह अप्रैल 2015 में आई थी। ये अप्रैल 2015 में आई थी। तो आपका यहाँ पर जो होना चाहिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2000 इसमें आई थी। तो इसी से हम लोग अगर एलिमिनेशन करें तो आ जाएगा हमारा ए वाला 1 पर, सी वाला 3, डी वाला 4। तो यस, यही वाला ए वाला ही होगा, यही, ऐसा सीक्वेंस कहीं नहीं है तो यही होगा। अब हम कह सकते हैं ये जो हमारा दूसरा वाला है ये 9 मार्च को आया होगा। तो यस, आगे चले हम लोग, अगर हो गया हमारा 34 अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट परिभाषा पर ही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोग खूब जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब घर परिवार के सब लोग उसी में लगे रहते हैं और सबको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, जबकि उसमें से अधिक लोगों को निकाल दिया जाए तो उस काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फसल उत्पादन में या कृषि उपज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही है, किसी काम में जरूरत से ज़्यादा लोग लग जाना, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। उसके संदर्भ में कुछ कथन है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि संबंध क्षेत्रों में पाई जाती है। जी बिल्कुल। यह आधुनिक तकनीक की कमी और अतिरिक्त श्रमिकों का एक ही कार्य में लगे रहने के कारण होती है। यस, तो दोनों सही हैं आपका।
कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए दोनों। आगे अगर हम लोग देखें तो हरित बांड के बारे में दोस्तों क्या होता है? यह हरित चीजों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया था, जैसे पेड़ पौधे, हरित ऊर्जा, तो ग्रीन मतलब बैटरी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सबको बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो हरित बांड का उपयोग केवल पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण यानी फाइनेंस के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल। विश्व में पहला हरित बांड 2007 में यूरोपियन निवेश बैंक और वर्ष 2008 में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। तो इसी में पूछ रहे हैं आपका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो आपका जो आंसर होना चाहिए दोनों है यहाँ पर, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन सही है। आगे अगर हम लोग देखें ये 36 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों कुछ कथन कारण दे दिए हैं, कथन और कारण बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो दोस्तों कथन में कह रहे हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल प्रायः शुष्क रहता है। यस दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु में यानी भूमध्य सागर के आसपास की जो जलवायु होती है वो गर्मी के महीने में वहाँ बारिश नहीं होती है, क्योंकि गर्मी के महीने में जो बेल्ट होती है वो खिसक जाती है आगे और यह सूखा रह जाता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ठंडी में वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब का विस्तार हो जाता है। यस, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब, जहां पर उच्च वायु दाब हो गया यानी ठंडी हवाएं जो है नीचे दब गई, बैठ गई, तो वहां वर्षा नहीं होगी और शुष्क व्यापारिक हवाओं के प्रभाव इन क्षेत्रों पर होता है। तो यस, दूसरा भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो ए और आर दोनों, आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। इन्हीं कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो पहला वाला आप अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कह रहे हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है बवंडर। बवंडर आप लोग खूब देखे होंगे, गांव में आता है। तो कह रहे हैं टॉर्नेडो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जो कि सरासर गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दोस्तों ये उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों यूएसए के ग्रेट प्लेन्स एक क्षेत्र है वहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, यूएसए के ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र में। तो ये एक आपका गलत हो गया, एक गलत हो गया, तो आप इसे हटा सकते हो, इसे हटा सकते हो और बचा आपका, अगर एक भी सही हो जाता है तो आपका ए हो जाएगा। फुजीटा स्केल आप लोग जानते हो, टॉर्नेडो को मापने का एक स्केल होता है जिसे हम लोग फुजीटा स्केल कहते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता को मापा जाता है, कितना तीव्रता है इसमें। तो यस, अब आपको पता लग गया कि भाई यही सही है, ये वाला तो अब नहीं हो सकता, यही वाला है। और आप लोग जानते हो हरिकेन मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के टेक्सास, मेक्सिको, फ्लोरिडा तथा वेस्ट इंडीज के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यस, तो 2 और 3 आपका सही है। आगे अगर हम लोग देखें अब 38 वाले में, तो दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, कुछ कथन दिए गए हैं, विचार कर बताइए सही उत्तर क्या है। पहला अगर स्टेटमेंट हम पढ़ें तो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत है। तो यस, आप लोग पूर्वी भारत में देखेंगे लौह उत्पादन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश, तो यहीं पर वो होता है पूर्वी भारत में। तो यहीं पर है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। प्रायद्वीपीय भारत में लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश है। तो यस, प्रायद्वीपीय भारत यानी एक तरह से कह सकते हैं दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। तो यस, ये भी सही है। राजस्थान और गुजरात में लौह अयस्क सबसे बड़े उत्पादन होते हैं। मेरे भाई, राजस्थान और गुजरात में लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? यहाँ पर लौह उत्पादन नहीं होता है, अलौह उत्पादन जैसे कीमती पत्थर, ये सब संगमरमर, ये सब होता है यहाँ। तो ये वाला आपका गलत हो गया, आपका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। 38 का आपका बी हो जाएगा, 1 और 2। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं 39 में दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन भारत में जल विद्युत विकास के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर जरूर मार्किंग करिए, आपको पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो सही स्टेटमेंट आपका क्या होगा? पहला कह रहे हैं भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र 1897 सिद्राप्रोंग जो दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में है स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। भारत का सबसे पहला या कह सकते हैं सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र 1897 सिद्रापोंग दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में। दूसरा, कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा प्रसिद्ध अभियंता एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था। जी बिल्कुल, ये भी सही है। कावेरी नदी जल विवाद महाराष्ट्र भी शामिल है। नहीं दोस्तों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र नहीं है कावेरी नदी जल विवाद में, तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 जिसमें है वो आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपको आप पता लग गया होगा कि
जो है दो तो सही है, तो इसका मतलब हमारा अब क्या हो जाएगा, चौथा भी सही है। हम आंख मूंद कर यही कह सकते हैं भैया यही आंसर होगा, बिना चौथा वाला को पढ़े, क्योंकि शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। जी बिल्कुल, ये चौथा वाला भी आपका स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर सही हो गया। तो जिसे दोस्तों ये जल विद्युत शिव समुद्रम जल विद्युत इस संयंत्र को हम लोग जो है तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। बहुत अच्छा, आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ आपको, तो साथियों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। आपको कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एशिया महाद्वीप के किसी देश की राजधानी, आपको चार नाम दे दिए गए हैं, कह रहा है उस नाम को हमें बताइए जो एशिया महाद्वीप के किसी देश की राजधानी है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मनामा नाम पहले दे दिया है, मनामा, तो नाम से ही मनामा है, इसमें माँ आया है, तो बहरीन देश की राजधानी है ये। तो ऑप्शन जो है ये ए हो जाएगा, ए बहरीन, जो मतलब आप देखेंगे एशिया का ही है, पश्चिम एशिया साइड में, तो बहरीन देश की ये राजधानी है, ये हो गया। और आप लोग देखेंगे यहाँ मस्कट, मस्कट भी दोस्तों ये ओमान देश की राजधानी है, जो कि एशिया में ही आता है। ये दोनों तो बिल्कुल है। अब यहाँ दोस्तों जो मजूरो नाम दे दिया है, मजूरो दोस्तों क्या है, एक दोस्तों ये द्वीप समूह है, तो एक द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो ओशेनिया हम कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कोई ये क्षेत्र है, तो ये एशिया से रिलेटेड नहीं है। ओस्लो नाम दे दिया है दोस्तों, यह जो यूरोप में नॉर्वे देश है, नॉर्वे की ये राजधानी है, तो ये भी दोस्तों ये नहीं है। तो केवल एक और तीन आपका आंसर होगा, एशिया के किसी देश की राजधानी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ एक और तीन, तो आपका यहाँ एक और तीन होगा, ऑप्शन बी। आगे अगर हम लोग देखें ये 41 वाले में, तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, उत्तर पूर्वी मानसून से रिलेटेड। तो देखिए हमारा कौन सा सही नहीं है और बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस सेंस में। पहला वाला में कह रहे हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, ध्यान दीजिए ये दक्षिण पश्चिम नहीं कह रहे हैं, उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो गया। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 70% प्राप्त होता है, ये बात गलत है। आधा ही वर्षा, लगभग जितनी वर्षा होती है उसका अधिकांश यानी लगभग 48% वर्षा ये तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, तो ये बात यहाँ गलत हो गई। उत्तर पूर्वी मानसून सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ तथा आईटीसी जेड के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण प्रभावी होता है, यस ये भी बात सही है। उत्तर पूर्वी मानसून मुख्यतः जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर जो 41 वाला है आपका, 41 वाले के अनुसार ही आपका तो ये दोस्तों अगर हम लोग तीसरा वाला स्टेटमेंट को पढ़ें तो कह रहे हैं उत्तर पूर्वी मानसून सूर्य के दक्षिणायन होने तथा आईटीसी जेड के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण प्रभावी होता है। यस प्रभावी होता है, इसी आईटीसी जेड जब दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ये बात सही है। चौथा अगर हम लोग पढ़ें तो कह रहे हैं उत्तर पूर्वी मानसून मुख्यतः जून से सितंबर के बीच सक्रिय होता है, जो बात गलत है। अक्टूबर से दोस्तों, यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच सक्रिय होता है, तो ये बात आपका गलत हो गई। तो यही कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 4 सही नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे देखें अगर हम लोग 42 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों बहुत अच्छा फैक्चुअल प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, कुछ कथन दे दिए गए हैं, कह रहे हैं कथनों विचार कर बताइए कौन सा सही है। तो सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। यस दोस्तों, इसका हम एक ट्रिक भी रखे थे, तो ट्रिक इसका नाम था एसएसपी। एसएसपी आप लोग सुनेंगे, एस से सतलज, एस से सिंधु, पी से पंजाब हिमालय, तो यस ये हो जाएगा पहला सही है आपका। काली तथा तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है, तो काली और
तिस्सा नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है, केटीएन, ये भी सही है आपका। दूसरा कह रहे हैं तिस्सा एवं देहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। कौन? तिस्सा और देहांग हिमालय के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है, टीडीए, ये भी सही है आपका, तो ये भी आपका सही है। सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। नहीं, नेपाल हिमालय तो यहाँ पहले ही मैंने बता दिया जो है यस केटीएन होता है, काली और तिस्सा नदियों के बीच, तो ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। सतलज और काली यानी एस और के, सतलज और काली नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। एस के याद रख लीजिएगा। तो चौथा गलत, 1 2 3 आपका सही है, ए वाला। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 43 में क्या कहा जा रहा है? कथन कारण है, कथन है कारण है, बताइए कौन सा आंसर होगा? तो निर्वाह कृषि मुख्य रूप से कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारंपरिक तकनीकों तथा पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, क्योंकि नाम में ही है निर्वाह, मतलब अपने गुजारा के लिए जो कृषि किया जाता है वह मशीनों का प्रयोग कम करते हैं। सब घर परिवार के लोग मिलकर पुराने पारंपरिक तरीके से करते हैं। ये बात सही है। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों कारण है? निर्वाह कृषि मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि जो बड़े लेवल पर थोड़ा होती है, और आदिम निर्वाह कृषि जो एकदम पुराने मतलब परंपरा पर होती है। तो दोनों बातें सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा तो वो, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। कथन एक भी सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन जो कथन एक में निर्वाह कृषि परिवार के मतलब ये निर्वाह कृषि के बारे में दिया है, पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग करके श्रम उपयोग करते हैं, इसके कारण को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसलिए यह आपका आंसर क्या होगा कि दोनों सही है लेकिन कारण एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, आर। तो आपका डी हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें तो 44 में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्र अपने राज्य में स्थित नहीं है? तो दोस्तों तांबा उत्पादक क्षेत्र है लेकिन वह राज्य गलत दे दिया है, तो ये बताना है। खेतड़ी तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र, बालाघाट मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक क्षेत्र, ये मलाज खंड ये भी मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक क्षेत्र है, झारखंड में नहीं है, तो यही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जो है ये झारखंड में है तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो यस सब सही थे, बी आपका मिसमैच था, यही आंसर हो जाएगा। झारखंड की जगह एमपी होना चाहिए था। आगे चले हम लोग देखें 45 का अगर, तो कह रहे हैं कि कौन सा बांध या परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो नर्मदा नदी पर स्थित कौन सा नहीं है जरा बताएं भाई। सरदार सरोवर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है, ओंकारेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है, टिहरी बांध परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है, यह भागीरथी नदी पर है दोस्तों। भागीरथी जो कि उत्तराखंड में है, तो कहाँ पर? ये उत्तराखंड में भागीरथी। तो एक टिटिहरी एक चिड़िया भी होती है जो हमेशा भागती रहती है, पानी में भी भागती है, तो टिटिहरी से टिहरी याद रख लीजिए, और ये भागीरथी से भागने वाली रख लीजिए, तो याद हो जाएगा आपको। तो साथियों अगर हम पहला स्टेटमेंट ए को देखें तो कह रहे हैं कि विश्व में सबसे अधिक सोने का भंडार दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि गलत है। विश्व में सबसे अधिक भंडार दोस्तों यूएसए में, ट्रंप साहब के पास है यूएसए में। तो हालांकि कई स्रोतों में जो पुराने वाले पढ़ेंगे तो उसमें रूस मिलेगा, लेकिन अब यूएसए है। और जो मतलब ये भंडारण के मामले में है, उत्पादन के मामले में तो चीन है पहले स्थान पर। तो ये हो गया। कारण देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत कालगुरली और कालगुरडी जैसे सोने के प्रसिद्ध खाने स्थित हैं। जी बिल्कुल, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ये कालगुरली और गुलगार्डी ये सोने की खाने हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों अगर आप आस लगाए के बैठे हो आपको सोना मिल गया, ऐसे याद कर लीजिए, अगर आप आस लगा के बैठे हो, आज से ऑस्ट्रेलिया हो गया और आपको सोना मिल गया, तो आपका काल गुरली यानी आपका काल जो है, आपके काल में गुल खिल जाएगा और आप कुल गाड़ी भी खरीद सकते हो जो आपकी मन करे। तो ऐसे याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो आपका कौन सा हुआ सही? तो ए तो आपका गलत हो गया, आर आपका सही है। तो ए असत्य, आर सही, सी वाला हो जाएगा। 46 का आपका दोस्तों 46 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे देखें अगर हम लोग 47 में, तो ये दोस्तों आप लोग अगर गांव देहात से होंगे, थोड़ी खेती बाड़ी के बारे में जानते होंगे, बड़े ही अच्छे से कर लोगे।
भारत में गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान और वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, गेहूं की जब बुआई होती है तो हल्का ठंडी में होती है, नवंबर दिसंबर के आसपास। मतलब उसको टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ना ही वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इतनी वर्षा जो है धान के लिए अब उस टाइप के फसल के लिए होती है तो होती ही नहीं है। 30 डिग्री सेल्सियस ये भी नहीं होगा, इतनी वर्षा भी गेहूं को नहीं चाहिए होती, 2 ठोक केवल पानी चाहिए होता है। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा, 10 से 25 डिग्री तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, 48 वाले में जो हमको मिलाने के लिए कह रहे हैं, तो तापी परियोजना यहाँ पर दिया है और राज्य दिया है। कौन सा राज्य में कौन सा तापी परियोजना है, तो उसको मिलाकर सिंगरौली भाई अपने उत्तर प्रदेश में है, तो हम कह सकते हैं ये है। कोरबा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है, इसको हम लोग यहाँ कर सकते हैं। रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना में है, गुंडे लोग लाठी में तेल लगाकर आपको मारेंगे। फरक्का दोस्तों हम लोग जानते हैं, ये फरक्का पश्चिम बंगाल में है। तो आपका जो आंसर होगा ए वाला 3 पर, और कहीं ऐसा नहीं है, यही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला 1 पर। आगे चले हम लोग देखें 49 में दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल। कह रहे हैं कुछ कथन है, कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में 6ठा स्थान है, बच्चों वाला प्रश्न है, 7वां है, 6ठा नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। दूसरा में 26 जनवरी 2020 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो यस ये भी वाला जो है आपका सही हो गया। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो जो आपका आंसर होना चाहिए तो वो दूसरा वाला सही है, केवल ऑप्शन सी। अब साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देख रहे हैं, बहुत अच्छा, भूगोल से रिलेटेड है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर सही उत्तर देना है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में आप लोग जानते होंगे, हैरी हेस महोदय ने यह सिद्धांत दिया था। बताया कि पृथ्वी छोटे छोटे प्लेटों में विभक्त है और यह जो है मेंटल यानी जो परत होती है उस पर तैर रही है। तो यस पहला वाला यही है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 के दशक में हुआ। हैरी हेस का योगदान महत्वपूर्ण था। यस यह सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। जी बिल्कुल, आपका दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। आगे चले 51 ने दोस्तों दिया है सारगैसो सागर के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारगैसो सागर दो है, आप लोग देखोगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसा सागर है जो किसी भी स्थल सीमा से घिरा नहीं है, यह सागर से ही घिरा है। तो ये अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर के एक हिस्सा है। सारगैसो नाम इसलिए पाया जाता है, सारगैसम नामक एक शैवाल पाया जाता है इसमें। तो यही है, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। सारगैसम वनस्पति कारण इसका नामकरण हुआ है। आगे देखें अगर 52 में, तो इसमें कह रहे हैं कुछ कथन दे दिया, कारण दे दिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। तापमान में ओजोन परत पाई जाती है जो पैराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाती है। जी बिल्कुल सही। आप लोग जानते हैं तापमान मंडल, सॉरी समताप मंडल में, समताप मंडल सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके ऊपर समताप मंडल होता है। क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसमी घटनाएं हमेशा घटित होती हैं, और समताप मंडल में आपको अच्छा क्वेश्चन मिलता है कि हवाई जहाज इसी में उड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें बादल वगैरह नहीं होते हैं, आरामदायक सफर होता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो पृथ्वी पर जो पैरावैग्निक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं, जो कैंसर उत्पादन, कैंसर को मतलब जनरेट कर देती हैं, तो उसको रोकती है ये। तो ये वाला आपका सही है। समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, तो यस। और कारण में आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जो कि दोस्तों गलत है। ये क्षोभ मंडल में आप ऊंचाई पर जाएंगे, 165 मीटर ऊंचाई के जाएंगे आप लोग क्षोभ मंडल में, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाता है। लेकिन दोस्तों जब जैसे ही समताप मंडल में जाएंगे तो वहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, घटता नहीं। तो ये कारण आपका गलत हो गया। तो केवल कथन सही है, कारण आपका गलत हो गया। तो ए सही, आर गलत। आगे देखें हम लोग 53 में, तो 53 में दोस्तों बहुत अच्छा मैचिंग से प्रश्न है। जलधारा दिया है, महासागर दिया है, कौन सी जलधारा किस महासागर से है दोस्तों, बहुत अच्छा। तो आप लोग देखते होंगे यहाँ गल्फ स्ट्रीम दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर पहले आप ये देखिए, पहले हमबोल्ट दोस्तों क्या है, कोई प्रशांत नाम का लड़का है, कह रहा है कि हम बोल्ट को खोल देंगे। तो हम बोल्ट कौन खोलेगा, प्रशांत खोलेगा। तो यस
ये समझ गए आप लोग। तो बी वाला 2 पर होना चाहिए। बी वाला 2 पर कहाँ है? ए में है और कहीं नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो कोई चीज हमारे गले में फंस गई है, कोई चीज हमारे ऐसे ट्रिक ऐसे होता है, गल्फ मतलब गला, उत्तर मतलब उतरना, अटलांटिक, कोई चीज हमारे गले में अगर नीचे नहीं उतरेगी तो अटक जाएगी, तो गल्फ में उतरेगी नहीं तो अटक जाएगी। तो यस ये हो जाएगा। और यहाँ पर फॉकलैंड धारा, यहाँ पर ये हो जाएगा चौथे में, दक्षिण अटलांटिक महासागर धारा। दक्षिण विषुवतीय धारा कहाँ है? यह हो जाएगा आपका हिंद महासागर धारा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 54 वाले में, तो इसमें दोस्तों हमें एक मिट्टियों से संबंधित दिया है, पेडलफर मिट्टियों के बारे में। तो पेडलफर मिट्टी के संदर्भ में कुछ कथन है, बताइए कौन सा सही है। तो अगर हम लोग देखें पहला स्टेटमेंट यहाँ, तो यह मृदा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रमुख मिट्टी है। यस बिल्कुल बिल्कुल सही। पेडलफर मिट्टियाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रमुख मिट्टी है, खास करके जो यूपी बिहार एमपी वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर। तो पेडलफर मिट्टी में उच्च मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि बात गलत है दोस्तों। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है पेडलफर मिट्टी में, तो इतना याद रखेंगे। तो ये दूसरा वाला ये आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। तो यहाँ ये गलत हुआ, आपका आंसर ए हो जाएगा, केवल ए। बहुत अच्छा। 54 का आपका केवल ए हो जाएगा। तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया द्वीप के संदर्भ में कुछ कथन है, पढ़कर बताइए कि हमारा कौन सा सही उत्तर होगा। तो अगर हम लोग दोस्तों पहला वाला स्टेटमेंट यहां पढ़ें तो बहुत ही अच्छा कह रहे हैं। तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया द्वीप कहाँ है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही भाग है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से कटा हुआ थोड़ा सा एक उसके नीचे बना हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया से जो है एक कह सकते हैं हम लोग की, तो अगर हम लोग यहाँ पहला स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप दोस्तों कहाँ है? यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, जो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा अलग हो गया है। बास जल डमरू मध्य के द्वारा यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भूमि वाला मैप है उसके नीचे थोड़ा सा देखोगे तो लगा है, और यह बास जल डमरू मध्य यानी जल संधि के द्वारा अलग है। तो यस ये वाला तो बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। बास जल डमरू मध्य जल संधि भी आपको याद हो जाएगा। तो और दूसरा है तस्मानिया प्रशांत महासागर में स्थित है, तो नहीं दोस्तों, यह दक्षिण महासागर में स्थित है, यानी जो साउथ सी है जो उसमें है, तो दक्षिण महासागर में स्थित है। दूसरा वाला गलत हुआ आपका, तो आपका आंसर जो होगा केवल बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 वाले को देखें तो आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं स्टेटमेंट, उनके पढ़कर आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट मतलब सही है, वो आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। तो बर्मिंघम आप लोग जानते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में एक स्थित शहर है, जो लौह यानी आयरन और स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हुआ। ओसाका दोस्तों आप लोग जानते हैं जापान में है ये, ओसाका सॉरी, तो ये मतलब ओसाका भी यहाँ पर ये है इससे, तो इससे हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये ओसाका जापान का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कह रहे हैं ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि यह जापान का एक प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक केंद्र है। तो यस दूसरा वाला भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो आंसर होगा दोनों के दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी। अगर हम ये 57 वाला देखो तो भारत में कितनी शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं? शस्य मतलब कृषि या मतलब फसल की जाने वाली ऋतुएं पाई जाती हैं, तो 3, गर्मी जाड़ा बरसात। गर्मी में जो होती है दोस्तों कृषि की जाती है जायद होती है, जाड़ा में जो की जाती है रबी, बरसात में जो की जाती है खरीफ। तो यहाँ 3 हो जाएगा आपका बी। आगे अगर हम लोग ये 58 वाले को देखें तो संवहन प्रक्रिया में, संवहन प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों? गर्म वायु ऊपर उठना, ठंडी वायु नीचे आना, इसे संवहन प्रक्रिया कहते हैं। तो संवहन प्रक्रिया में वायु जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो नीचे कौन सी वायु बैठती है? तो केवल ठंडी वायु। यस, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड विंड, यही होगा। 59 में अगर हम लोग देखें तो वही विचार करके बताइए कौन सा कथन सही है। तो चीन में लौह अयस्क क्षेत्र अनशान, चांगलिक, पेंगी जो मंचूरिया में स्थित है, और सांगतुंग, वुहान आदि ये सब हैं। पहला वाला तो सही है। ब्राजील में माउंट इटाबिरा मिनास गेरास प्रांत में जो स्थित है, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। यस दोनों सही है आपके, स्टेटमेंट ए हो जाएगा।
अगर आगे हम लोग देखें यार 61 में, तो 60 वाले में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है रानी दिद्दा। रानी दिद्दा आप लोग जानते हैं कश्मीर की एक रानी थी, इनके पति मर गए थे, तो ये शासन की और बहुत तमाम चुनौतियों से लड़कर एक कह सकते हैं एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। तो दिद्दा 10वीं-11वीं शताब्दी के बीच कश्मीर की प्रभावशाली शासिका थी। उन्होंने लगभग 53 वर्षों तक राजनीतिक सत्ता का संचालन किया। बिल्कुल सही। राजतंत्रिणी में दिद्दा के शासन को अस्थिर एवं विवादित बताया गया, क्योंकि वह एक सक्षम प्रशासन स्थापित करने में असफल रही। दोस्तों, सफल रही थी, वो एक सक्षम शासन स्थापित करने में सफल शासिका थी, तो इसलिए यह गलत हो गया आपका। तो ए आपका हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम 61 वाले को यहाँ देखें तो इसमें आपसे जो कहा जा रहा है इधर कथन कारण वाले ही हैं। कथन है, कारण है, बताइए कौन सा सही है। तो अशोक के अभिलेखों में उनके शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार राजकीय आदेशों और व्यक्तिगत विचारों के लिए संगठित रूप से उपयोग किया जाने लगा। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। अगर हम इसके कारण को अगर देखना चाहें तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपियों में विभिन्न स्थानों पर अंकित किए गए, जिसमें उनका व्यापक प्रसार संभव हुआ। तो यस, दोनों सही हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए इस हिसाब से डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 61 का आपका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा, डी वाला। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 62 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है। तो दोस्तों ये तो अफगानिस्तान में है ही नहीं, आप लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा भी नहीं है, लोथल भी नहीं है, ये शोरतुगही है। ऑप्शन सी चौथा हो जाएगा, केवल ये चौथा स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग 63 में देखें तो मेगास्थनीज के संदर्भ में कुछ कथन दे दिया है। आप लोग जानते हैं मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सही है। उसने इंडिका नामक एक प्रमुख पुस्तक लिखी, जिसका मूल ग्रंथ अब उपलब्ध तो नहीं है, किंतु उसके अंश विभिन्न ग्रीक और रोमन लेखों में उद्धृत हैं। तो दूसरा भी सही है आपका। तो ए हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगर हम 64 को अगर यहीं पर देखते हैं तो मौर्य शासकों का कालक्रम, आपको कुछ मौर्य शासकों का नाम दे दिया, इनका कालक्रम बताना है। तो आप लोग जानते हो भाई, आपसे मजाक के रूप में ये प्रश्न पूछ लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये पहले शासक थे जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे, और अंतिम शासक ये बृहद्रथ था, जिसका हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो यानी चौथा पहले नंबर पर होना चाहिए, पहला अंतिम में होना चाहिए। तो ये सी वाला होगा। और बीच में आप लोग जानते हैं बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। तो यस, आगे देख लें अगर हम 65 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि ऋग्वेद में कौन सा कथन सत्य है। तो ऋग्वेद में कौन सा कथन सत्य है, उसका उत्तर बताइए कथनों को पढ़कर। आप लोग जानते हैं ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल संहिता के सबसे प्राचीन हिस्से माने जाते हैं, और इन्हें कुल मंडल कहा जाता है, जो बिल्कुल सही है। और पहला 10वां सबसे नए हैं, आपको पता होगा। ऋग्वेद संहिता का संकलन एक सुनिश्चित योजना के तहत किया गया था, जिसमें देवताओं और छंदों के आधार पर ऋचाओं की क्रमबद्धता की गई थी। बिल्कुल। आपका 65 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 65 का उत्तर आपका हो जाएगा डी। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो हमारा हो जाएगा 66 पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि सूफी संत शाह मोहम्मद गौस के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे कई सारी बातें। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया यानी संत के रूप में स्वीकार किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सत्तारी सिलसिले से सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे और मुगल बादशाह हुमायूं तानसेन के घनिष्ठ संबंध थे। जी बिल्कुल, दूसरा वाला भी सही है। एक बात इनके बारे में और फेमस होती है, हिंदू मुस्लिम विचारधाराओं को हमेशा एक सोचे कि हिंदू और मुस्लिम विचारधाराओं को हमेशा कनेक्ट करने पर बल दिए। तो इनके बारे में बहुत अच्छा फेमस है ये फैक्ट, याद रखेंगे। तो आपका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, दोनों सही हैं इस बारे में। आगे अगर हम लोग देखें 67 वाले में, तो यहाँ दे दिया है आपको बटलर समिति से संबंधित किसका संबंध है। तो बटलर समिति दोनों तो जानते हैं रियासतों से संबंधित एक समिति थी। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। समिति का उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों का जांच करना था, ऑप्शन बी। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ लिखा है पूना पैक्ट। आप लोग जानते हैं गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच ये पैक्ट हुआ था। तो
यह दिया है पहला स्टेटमेंट में कि पूना समझौता के अंतर्गत सांप्रदायिक पंचायत के में दलित वर्ग के लिए प्रस्तावित जो 61 सीटें पहले जो है रिजर्व थी, तो उसे समझौते के बाद 148 किया गया। इसको गांधी जी ने बढ़वाने पर बल दिया, भाई ये बढ़ा लीजिए, दुगना कर लीजिए, लेकिन दलितों को अलग से निर्वाचन जो है मांग होना ये ठीक नहीं है, वो हिंदुत्व से अलग हो जाएंगे, मुसलमानों की तरह देश खंडित हो जाएगा। तो इस समझौते पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों नहीं, ये उधर से जो दलित वर्ग थे उसकर उधर से भीमराव ने अंबेडकर साहब ने किया, और इधर से गांधी जी नहीं बल्कि M3 ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो यस, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और इस समय गांधी यरवदा जेल में थे जब अंबेडकर साहब इसके पक्ष में खड़े हो गए थे, तो वहीं धरना प्रदर्शन किए थे। तो यहाँ याद रखेंगे तो आपका केवल एक सही होगा, 68 का आपका जो आंसर होना चाहिए, तो वो यहाँ पर केवल एक हो जाएगा, डी हमारा ये सत्य होगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ जफर खान के बारे में, हसन गंगू जिसे कहा जाता है, तो इसके बारे में कुछ कथन दिया है, बताइए कौन सा सही है। तो आप लोग देखेंगे पहला स्टेटमेंट, अगर जफर खान हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। यस, और ये बहमनी साम्राज्य साउथ इंडिया का पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक था, जो कह सकते हैं कि मतलब जो हरिहर और बुक्का ये सब जो स्थापना किए थे, तो उससे जो है लोहा लेने का काम किया था। तो उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम एहसानाबाद रखा था। जी बिल्कुल, दोनों सही हैं, आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ 70 वाले को देखें, तो इसमें कह रहे हैं कि क्लाइव द्वारा किए गए असैनिक सुधार में कौन सा सुधार शामिल नहीं था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया, निजी व्यापार पर रोक लगाया और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाया, लेकिन आंतरिक कर का उन्मूलन नहीं किया बल्कि इसको जारी रखा, अनिवार्य कर दिया। तो सी वाला आपका मतलब आंसर हो जाएगा कि यह जो है इसमें शामिल नहीं था। तो साथियों ये टेस्ट जो है अपना हम लोग ये आज का जो है ये जो घटना चक्र की ये जो दूसरी प्रैक्टिस सेट थी जीएस वाली, तो इसका हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर लिए हैं, यानी 70 क्वेश्चन। अब इसको हम लोग पार्ट बी में लास्ट का जो 70 प्रश्न है पार्ट बी में देखेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसको हम लोग इसलिए ही रोक रहे हैं।